हाँ तो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। हमारा ये चैनल है टच द स्काई इंस्टीट्यूट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर में आपको बायो का हर लेक्चर मिलेगा, केमिस्ट्री का हर लेक्चर मिलेगा, फिजिक्स का अभी तक जो पढ़ाया मैं वो सारा लेक्चर ऐसे मिलेगा। आप इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात, घर पे रहें, 100% लॉकडाउन को सफल बनावे, खुद भी सुरक्षित रहे, समाज को भी सुरक्षित बनावे, देश को भी सुरक्षित करे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे का बात करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, ये कुछ ऐसा थंबनेल था जो हम लोग पढ़े हुए थे, क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट 1। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट 1 का क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक डिस्कशन कर लिए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऑनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे वाले सारे टॉपिक को फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद वाला जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। और हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, डेरिवेशन एक्चुअली क्लास में कर चुके हैं। बस रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता था, क्या नहीं होता था, कैसे करते थे, कैसे आता था, फॉर्मूला का पूरा मतलब ये क्या है, ये क्या है, सारा कुछ ये डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो इसके पॉइंट्स पे आए। एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या है? कोई बाहरी स्रोत जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करता है? चार्ज। तो कोई चार्ज हमने रखा और उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बट हमें कौन सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है? तो आंसर है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान। यूनि मीन्स वन, फॉर्म मीन्स रूप, यानी जिसका एक रूप हो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। यानी जिसका हर जगह मान एक समान हो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो हमको कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है बाबू? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों नहीं है? ये भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो क्योंकि अगर मान लेते हैं आप एक छोटा सा रिंग लेके आए, छोटा सा बलिया या चूड़ी लेके आए, उसको यहां पे प्लेस करें, तो यहां से कितना लाइन कट रहा है? 1 2 3 4 5। बट इतना ही बड़ा रिंग को अगर यहां पे लाते हैं तो कितना कट रहा है? 2 लाइन। इसलिए यहां 5, यहां 2, फिर आगे बढ़ेंगे तो इतना ही बड़ा रिंग में कितना? 1 लाइन कटेगा। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह इसका वैल्यू क्या है? अलग अलग आता है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया? लेकिन यहां पे अगर इतने बड़े बैंगल को अगर हम रखते हैं तो यहां से 2 लाइन कट रहा है, इसको हम यहां पे ले जाते हैं, फिर भी 2 लाइन, यहां पे ले जा रहे हैं, फिर भी 2 लाइन, तो 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये यूनिफॉर्म हुआ। समझ में आ गया बच्चा? तो अब क्या करना है? पहले तो इसका मतलब समझ में आ गया, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चार्ज जनरेट करता है वो एक्सटर्नल हो, उसको एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं। और यूनिफॉर्म का मतलब कैसा होना चाहिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बच्चों? अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल को रखते हैं। डाइपोल, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल के बारे में कि डाइपोल किसे कहते हैं। तो डाइपोल जो होता है ना, वो 2 चार्ज से बनता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए।
यानी इसका भी मैग्नीट्यूड Q है तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन होना चाहिए, ये सेपरेशन 2a अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप कुछ भी दे सकते हो, और इसका एक सेंटर है O जिसको हम लोग डाइपोल का सेंटर कहते हैं। तो हम लोग एक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं, तो आप ऐसे ले सकते हैं, कैसे भी आप ले सकते हैं, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसका ये क्या है प्लस Q और ये क्या है माइनस Q, ठीक है बच्चों। अब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, फिर से एक बार, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उस पे फोर्स लगता है। अगर निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगेगा, QE लगेगा, किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस टू से दैट कि अगर ये माइनस Q चार्ज है, इसको हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये किधर जाएगा, फोर्स लगेगा तो चलेगा, ये चल के किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, तो आंसर है इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी निगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है और वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं तो अब ये किधर जाएगा, इस पे अभी भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, तो आंसर है Q ही लगेगा। ये अब किधर जाएगा, तो आंसर है इधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थंब रूल क्या है, when a positive charge is placed in an electric field then it moves along the direction of electric field, or when a negative charge is placed in an electric field it moves opposite to the direction of electric field। वो किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो पीछे जाएगा। चलिए, तो यहां माइनस Q चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये चार्ज माइनस Q किधर जाएगा, तो आंसर है इधर जाएगा, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो आंसर है Q ही लगेगा। और ये प्लस Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो ये प्लस Q किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q ही लगेगा। तो क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं कि अगर बॉडी एक हो और इस ए सिंगल बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे, फिर से सिंगल बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो ये बॉडी चलता नहीं, घूमता है, यानी इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, नेट फोर्स 0, क्योंकि QE ये QE ये QE दोनों आपस में कैंसिल कर देगा तो नेट फोर्स 0, यानी ये बॉडी चलेगा नहीं, क्या करेगा, घूमेगा। और घूमने के लिए जो हम एक्सप्रेशन लेते हैं वो क्या होता है, टॉर्क। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मेरी बात को सुनिएगा, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क, नो फोर्स। पहला क्वेश्चन, तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप चापाकल देख सकते हैं, चापाकल का हैंडल, ये चापाकल का हैंडल है, ये ऐसा होता है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये उतना ही फोर्स से नीचे की तरफ जाता है। तो सिंगल बॉडी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, सिंगल बॉडी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो ये चीज क्या हो रहा है, घूम रहा है, चल नहीं रहा है, यानी इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, समझे। तो थंब रूल फिर से एक बार, when a dipole is placed in a uniform electric field it experiences only torque, no net force। दूसरी बात, when a dipole is placed in non-uniform electric field, non-uniform electric field में किसी भी डाइपोल को रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। ये बात हमने क्लास में समझा दिया था, ठीक है। तो पहला जो है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल को रखें, इस डाइपोल पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, लगेगा क्या, टॉर्क,
और इस टॉर्क से जो डेरिवेशन आएगा वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा, जो क्लास में ये डेरिवेशन कर चुके हैं। और बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव ये डेरिवेशन 2 मार्क्स में बहुत बार पूछे हुआ है। टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, जहां ये पी क्या है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच का, थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो आंसर है माइनस से प्लस, यानी ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो आंसर है ऐसे होगा। तो थीटा एंगल कौन है, तो आंसर है इसके बीच का ये एंगल है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाले का आपका फॉर्मूला क्या आ गया, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे देखते हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार, लगातार का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म। चार्ज जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सजावट, यानी अगर हमारे पास 3 अलग अलग शेप का बॉडी है, जैसे ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ओके बाबू, ये एक सरफेस है, और ये एक आप बोल सकते हो गोला है, स्फीयर बॉडी। तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, यानी अगर इसमें हम चार्ज देते हैं, इसमें हम चार्ज देते हैं या इसमें हम चार्ज देते हैं, तो ये अपने आप को यूनिफॉर्म वे में सजा लेता है। तो हम इसमें जो चार्ज देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो चार्ज देते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और स्फीयर में जो चार्ज देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, उसका सरफेस पे देखेंगे, उसका वॉल्यूम पे देखेंगे। तो पहले लीनियर पे डिस्कशन कर ले। एक रॉड है और इस रॉड में आप क्यू चार्ज देते हो, इस रॉड में क्यू चार्ज देते हो, तो ये चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि एल लेंथ का रॉड है, कितना लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एल लेंथ के रॉड में कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए। तो हम बोल सकते हैं कि एल मीटर के रॉड में क्यू चार्ज दिए, तो 1 में कितना चार्ज दिए, क्यू बाई एल दिए। इसी क्यू बाई एल को हम लोग लैम्डा भी कहते हैं, और लैम्डा का नाम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार, अगर ये रॉड है और इस रॉड में हम क्यू चार्ज दिए, एल लेंथ का रॉड है, तो एल लेंथ के रॉड में कितना चार्ज दे रहे हैं, क्यू, तो 1 मीटर में कितना चार्ज देंगे, क्यू बाई एल, और इसी क्यू बाई एल को हम लैम्डा कहते हैं। और लैम्डा का नाम क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा का नाम क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
एग्जाम में इसका ऐसा यूनिट भी पूछता है, तो आप बोल सकते हो इसका ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, कूलम के लिए आप AT वर्ड यूज कर सकते हो, मीटर के लिए L, तो AT L इनवर्स और ठीक है बच्चों। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी सरफेस पे अगर हम चार्ज को देते हैं तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम Q चार्ज दिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इस सरफेस का एरिया है A, तो A एरिया के सरफेस पे हम Q चार्ज दिए, तो 1 में कितना बाबू Q बाई A। इसी Q बाई A को हम एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम होता है सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, बोल सकते हैं Q के लिए कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, डायमेंशन कूलम के लिए AT, मीटर स्क्वायर के लिए L2, यानी ATL-2, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। सेम थिंग, अगर ये कोई स्फेरिकल बॉडी है और इस स्फेरिकल बॉडी में हम Q चार्ज दिए, तो इसका वॉल्यूम कितना है V, तो हम बोल सकते हैं V वॉल्यूम में Q चार्ज, 1 यूनिट में Q बाई V, और इसी Q बाई V को हम लोग रो कहते हैं, इसका सिंबल रो कहते हैं इसको, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। अब आएंगे इसका ऐसा यूनिट, Q के लिए कूलम, V के लिए मीटर क्यूब, डायमेंशन कूलम का AT बाई L3, ATL⁻⁻3, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अपने नए टॉपिक गॉसेस लॉ पे चलते हैं, अपने नए टॉपिक गॉसेस लॉ पे चलते हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन हर वीडियो का आता रहेगा। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें बच्चों। कमेंट कीजिएगा तो उससे पता चलता है क्या कि मतलब किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर और बेस्ट करना हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि सर और अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, हमको भी आगे और करने में मदद मिलता है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक जिसका नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ, गॉसेस साइंटिस्ट का नाम था, उनके द्वारा जो एक लॉ दिया गया इसी नाम पे पड़ा गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या था, तो गॉसेस लॉ था कि क्लोज इंटरवल, पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं, क्लोज इंटरवल वेक्टर E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये था गॉसेस लॉ। गॉस का स्टेटमेंट क्या था कि टोटल फ्लक्स, याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ाए हुए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर, एरिया ds का मतलब क्या, छोटा 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 एरिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है,
और क्यू इन का मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड चार्ज, यानी जो चार्ज अंदर में है, और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो गॉसेस लॉ क्या बोलते हैं कि आप इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, इस सरफेस के लिए 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 निकाल लें, इसके लिए निकाल लें, इसके लिए निकाल लें, हर सरफेस के लिए आप हर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, हर छोटे छोटे सरफेस के लिए। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, तो जितना चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर में, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इस क्लोज सरफेस के अंदर में जितना चार्ज बंद होगा वो चार्ज यहां लिखना है बटा एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसेस लॉ। फिर से एक बार, गॉसेस लॉ क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, इनका स्टेटमेंट अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ closed surface is always equal to the net charge enclosed in that loop, enclosed in that loop। ठीक है, ये है गॉसेस लॉ। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ को लगाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है वो बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लूप हमेशा क्लोज्ड लूप लेंगे हम, मतलब ऐसा सरफेस लेंगे जो क्लोज्ड होना चाहिए, जो ओपन सरफेस ना हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए, तो वो लूप लेंगे। जैसे फुटबॉल क्लोज सरफेस है, चाहे आपका सरफेस कैसा भी हो, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए बाबू, क्लोज होना चाहिए। चाहे सरफेस का शेप कैसा भी हो चलेगा, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। दूसरा जो डिस्कशन है गॉसियन सरफेस के बारे में, गॉसियन सरफेस, हम ऐसा सरफेस सेलेक्ट करेंगे जो गॉसियन सरफेस हो, उसी गॉसियन सरफेस में गॉसेस लॉ को लगाएंगे तो वो लगाना आसान रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि गॉसियन सरफेस आखिर होता क्या है। तो जब आप इसको तोड़ोगे, जब आप इसको लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखाएगा। हम जानते हैं वेक्टर के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं तो E ds cos थीटा इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करने के टाइम में हम लोग सिमेट्री का ध्यान देंगे। ऐसा सरफेस सिलेक्ट करेंगे जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक समान होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस कैसा सिलेक्ट करेंगे, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए। दूसरा थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज सेम एवरीवेयर। यानी ऐसा सरफेस हम सिलेक्ट करेंगे जहां पे सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब क्या, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए, और एंगल जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा सरफेस सिलेक्ट करेंगे और उस सरफेस का नाम हम देंगे गॉसियन सरफेस। तीसरा पॉइंट जो है गॉसेस लॉ का वो है कि यहां पे जो हम चार्ज लेंगे तो कौन सा चार्ज लेंगे, तो क्लोज लूप के अंदर में, जैसे कि ये क्लोज लूप है,
इसके अंदर में मान लेते हैं +3q -2q +4q +3q -8q। तो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं क्या कौन सा चार्ज लेंगे हम, तो इनक्लोज चार्ज का मतलब क्या, जो चार्ज बंद हो, तो ये आ जाएगा, लेकिन ये और ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये दोनों चार्ज बंद नहीं है, सरफेस से बंद नहीं है। तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, तो +3q -2q कितना बचा, +q +4q +5q। क्या ये दोनों इंक्लूडेड होगा, नहीं, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, +5q। समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट गॉसेस लॉ का क्या इंपॉर्टेंट है कि इनक्लोज चार्ज ओनली, इनक्लोज्ड चार्ज ओनली। हम आशा करते हैं कि आपका क्विक रिवीजन शायद हो रहा है, बड़ी डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये सारा चीज क्लास में पढ़ाया हुआ है। मन किया कि 1 महीना हो गया है, आप लोग कहीं भूल गए होंगे, तो इसलिए आपको रिकैप करवा देते हैं। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो चैप्टर में बहुत डिटेल डिस्कशन, हर चीज का एकदम डेप्थ तक जाएंगे। बट इस चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर क्लास में करवा चुके हैं, जल्दी जल्दी हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी अगला चैप्टर में पहुंचे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 5वां पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हाँ तो बच्चों, अब लास्ट टॉपिक जो है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इसको हम अगला वीडियो में देखेंगे, जिससे आपका इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुरंत खींच देना ये अच्छी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और इससे अप्रोक्सीमेट हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर रहता है, अप्रोक्सीमेट हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि वो लास्ट लेक्चर होगा। बच्चों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को बार बार देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिए, अगर हम मेरा सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, जिससे कि अंदर से हमको एक एक्साइटमेंट आएगा। अगर सेशन अच्छा ना लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें। ठीक, कहीं पे अगर कमी दिख रही है तो आप सजेस्ट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें, लाइक भी करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स।